बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूँ शफीक अवान और मेरे साथ हैं सलमान आबिद साहब और खालिद क़य्यूम साहब। नाज़रीन, आज देखते हैं कि अखबारात ने आज की खबरों को कैसे लिया, किसी का हेडलाइन है और किसने किस खबर को अहमियत दी। तो इस हवाले से एक पैकेज देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, वज़ीर आला सिंध का एयरपोर्ट पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल, वज़ीर आज़म की शहर कायद के मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी और पेंटागन का खित्ते में पाकिस्तान के अहम किरदार के इतराफ़ को आज के तमाम कौमी अखबारात ने नुमाया तौर पर शाया किया है। रोज़नामा नवाइब की सुर्खी वज़ीर आज़म के दौरा कराची से मुताल्लिक है। धांधली की पैदावार हुकूमत खत्म, शादियानों के बजाय अवामी खिदमत करना होगी। शहबाज शरीफ दौरा कराची MQM मरकज बहादुराबाद भी गए। इसी खबर के लिए रोजनामा दुनिया ने इन अल्फाज का चुनाव किया। KCR मनसूबा CPEC में शामिल करने, बसों की खरीदारी में ताउन की यकीन दहानी कराची की तरक्की में मदद करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ। रोजनामा पाकिस्तान ने भी वजीर आजम के दौरा कराची को अहमियत दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल, वजीर आला सिंध काबीना समेत एयरपोर्ट पहुँच गए। रोजनामा एक्सप्रेस ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान को हाईलाइट किया। परवेज इलाई को मिसगाइड किया गया, चाहते हैं वो सियासी दायरे में आ जाए, आसिफ जरदारी। रोजनामा नई बात की सुर्खी के अल्फाज हैं, लाहौर हाई कोर्ट वजीर आला पंजाब का इलेक्शन 16 अप्रैल को कराने का हुक्म। रोजनामा जंग ने पाक अमरीका ताल्लुकात पर पेंटागन के बयान को फ्रंट पेज पे डिस्प्ले किया। खित्ते में पाकिस्तान का किरदार कलीदी, पाक फौज से मजबूत अस्करी ताल्लुकात जारी रहेंगे। तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम अपने ही मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का शिकार है। पेंटागन। इंग्लिश अखबार डॉन की लीड स्टोरी है, PM इन गिविंग मूड ऑन फर्स्ट ट्रिप टू कराची। द नेशन की मेन स्टोरी है, ऑल हैव टू वर्क हार्ड टू एंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सेज शहबाज शरीफ। द न्यूज की टॉप स्टोरी है, PM प्लेजेस ऑल हेल्प फॉर सिंध प्रोजेक्ट्स कंप्लीशंस। डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी के अल्फाज हैं, पाकिस्तान टू रिक्वेस्ट चाइना टू इंक्लूड KCR इन CPEC। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। मजारी टू ओवरसी पंजाब CM इलेक्शन। नाज़रीन, अब देखते हैं कि हमारे प्रोडक्शन टीम ने जो हमारा आज का प्रोग्राम है उसको कैसे डिज़ाइन किया और क्या क्या इसमें मौजूद रखे हैं। तो सबसे पहला जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का दौरा कराची, उसमें सिंध की और कराची की तरक्की के हवाले से काफ़ी उन्होंने बातचीत की। और पहली बार है कि 3 जो पार्टियां हैं स्टेक होल्डर सिंध की, इसमें मुस्लिम लीग नून, MKM और पीपल्स पार्टी एक पेज पे आए। अच्छा, दूसरा है पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब, जो कि खटाई में पड़ा हुआ था और लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दे दिया है कि 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर साहब की सारे इस प्रोसेस की निगरानी करें और वज़ीर आला का इंतखाब करें। इस तरह एक बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो एक वज़ीर आला से महरूम था काफ़ी दिनों से, उसका भी ये मसला आगे हल होता नज़र आता है। फिर अपना ये खबरें भी आ रही हैं कि PTI ने गो के अपना असम्बली से इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया था, लेकिन इनके जो पार्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं हैं और वहाँ भी ये डिवीजन पाई जाती है कि इस्तीफ़े दे कि ना दे। इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से पिछले माह काफ़ी बातें होती रही हैं, लेकिन अमरीका ने आज जो ये कहा है कि पाक फ़ौज से मजबूत अस्करी ताल्लुकात बरकरार रहेंगे, ये भी एक खुश आइन बात है। फिर आसिफ अपना जो एक जरदारी साहब पे भारी, आसिफ जरदारी साहब का आज कल इंटरव्यू था एक TV चैनल में। उन्होंने जो अपना जो साजिश थी, अमरीकी साजिश की, इस वजह से हुकूमत की उसको झूठ का परंदा करार दिया और कहा कि हम 3 साल से कोशिश कर रहे थे हुकूमत को चलता करें। बहरहाल इस पर बात करते हैं, देखते हैं हमारे एक्सपर्ट इस पर क्या ओपिनियन देते हैं। और रोजमर्रा जंग का इदारिया कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का क़याम, ये भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि मईशत को इस बहरान से निकालने के लिए क्या स्टेप लेते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। इसके बाद डॉन में अली तौकीर शेख का कॉलम है, ए चार्टर ऑफ डेवलपमेंट, यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता था, चार्टर मुख्तलिफ चार्टर होते थे, अब ये डेवलपमेंट और ये तरक्की का एक चार्टर उन्होंने अच्छा इस पर लिखा है। इस पर करते हैं बात अपने माहिरीन से। अच्छा, फिर अपना पहले होता था खादिम पंजाब, अब ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है खादिम पाकिस्तान। इस पर बात करते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया और किस तरह वो टॉप ट्रेंड में पहुँचे। हमारे अपने एक्सपर्ट्स इस पर राय लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है MKM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली, उनसे हम बात करेंगे। वो तमाम इस प्रोसेस में साथ है। प्राइम मिनिस्टर जब शहबाज शरीफ साहब गए अपना कराची तो उनसे पूछते हैं कि क्या क्या बातें और क्या क्या वायदा वईद हुए। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। अच्छा, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची में मुत्तहदा की मुलाकात कैसी रही, क्या वादे वईद हुई और क्या बातें हुई? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें पहले तो मैं ये बताऊं कि इंतहाई खुशाइन बात है कि
पाकिस्तान के नए वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने मज़ार ताइद पर अपनी हाजिरी दी, दौरा किया वहाँ का, और उसमें MQM ने वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे, और वहाँ से मुलाकात के बाद जो है जो वजीर आला हाउस में शहबाज शरीफ साहब की और MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो मुलाकात हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कराची के हवाले से और यहाँ के सनतकारों के हवाले से, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, यहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से वहाँ पर भी बातचीत हुई है। तो पाकिस्तान की ये दोनों बड़ी जमातें और MQM जो है जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात की हैसियत रखती है और कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में स्टेक होल्डर भी हैं, और अगर ये तीनों जमातें मिलकर काम करती हैं तो यकीनन पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। अच्छा कादरी साहब, एक जो बड़ी जो खुशहाल बात थी, वज़ीर आज़म साहब कराची गए, दौरा किया और वज़ीर आला के पास भी गए, लेकिन आपके मुत्तहिदा के जो आरजी हेडक्वार्टर था वहाँ भी गए, इसको आप कैसे देखते हैं? वहाँ क्या क्या बातें हुई, क्या तय हुआ? जब शहबाज शरीफ साहब जो है जब MQM के मरकज बहादुराबाद आए तो वहाँ पर भी जो है उनसे जो बातचीत हुई उसमें यही चीज जो है सामने रखी गई कि कराची शहर की तरक्की जो है वो एक मुल्क की मईशत और माश के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कराची में जो है पाकिस्तान के तमाम सूबों के लोग जो है मेहनत कश भी हैं, ताजिर भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, लिहाजा इनके मफादात का ख्याल रखा जाए, इनके लिए काम किया जाए और ऐसे हंगामी बुनियादों के ऊपर ऐसे इक़दाम किए जाएं कि जिससे यहाँ के जो इस मईशत को चलाने वाले लोग हैं उनमें इत्मीनान की लहर पैदा हो सके। अच्छा काजी साहब, बड़े अरसे से बातें हो रही थी, हम सुन रहे हैं कि गुज़िश्ता 25-30 साल से कराची में ये मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आज जो प्राइम मिनिस्टर, कल जो प्राइम मिनिस्टर गए तो उस पर जो मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से आ रहे हैं, आपका ये डिमांड रहा, आपका हल्का भी सिंध शहरी और ख़ास तौर पर कराची है, उस हवाले से कि मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से कब किक ऑफ होंगे, कब मुकम्मल होंगे, कोई बातचीत हुई? देखिए, ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने MQM की क़यादत को ये बताया, मुराद अली शाह साहब भी वहाँ मौजूद थे, कि 600 बसें फौरी तौर पर कराची के लोगों के लिए लाई जा रही हैं। तो ये यकीनन एक खुशखबरी की खबर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐलान की हद तक ना हो, बल्कि ये इम्प्लीमेंट के हवाले से जो है इस पर फौरी इक़दाम किए जाएँ। इसमें सूबाई हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करे और वफाक जो अपना किरदार अदा कर रहा है उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। और 300 अरब रुपए का एक पैकेज जो है जो मईशत के हवाले से जो उन्होंने कहा है, तो वो उसमें कई चीजें हैं, तो उसको जो है वो CPEC में डालने की बात की गई है, उसमें शायद KCR भी है और इस तरह से और दीगर प्रोजेक्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया कादरी साहब। अच्छा सलमान साहब, प्राइम मिनिस्टर गए कराची, कराची हमारा अपना हब है इकोनॉमिक मईशत का, और माजी में भी आते रहे, वादे वहीद होते रहे हैं, तो ये पहली बार है कि 3 मेजर पार्टियां जो हैं, MQM, फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, कराची के हवाले से एक प्लेटफार्म पे हैं। फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जो तीनों मेजर पार्टनर्स हैं कराची पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आपने कहा कि MQM, पीपल्स पार्टी और PMLN, बल्कि इसमें आप एक चौथी पार्टी भी ऐड कर लें, ANP, क्योंकि उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है कराची की पॉलिटिक्स में, और ये सब इस वक्त कोलेशन पार्टनर है। तो एक अच्छी बात है अगर इनके दरमियान एक कोलेशन बिल्ड हो जाए, क्योंकि कोलेशन गवर्नमेंट आपको पता चलाना मुश्किल होता है। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया इस लिहाज से। एक तो उन्होंने कराची में जाकर जो अभी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होनी है उस हवाले से उन सबको एतमाद में लिया है, क्योंकि MQM ने ये ऐलान कर दिया था कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने जा रही, तो उसके ऊपर उनकी यकीनी तौर पर कोई गुफ्तगू हुई होगी, उसका नतीजा भी पता चल जाएगा। और सेकंड ये कि देखिए 2 माहदे हुए थे, आपको पता है जिस वक्त MQM के से इत्तेहाद हुआ तो एक माहदा कैसे मिजाज? जी वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये शफीक अवान बोल रहे हैं, ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह नई हुकूमत बना ली, इसके प्राइम गोल क्या हैं आपके? देखिए, सबसे पहला तो जो अब हमारे सामने चैलेंज है वो मुल्क की मईशत की बहाली और उसे संभालना है। आपको पता है कि जो पिछली हुकूमत है वो रुपए को डॉलर के मुकाबले में 191 तक फेंक गई थी और पॉलिसी रेट भी 2.5% बढ़ा, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है मईशत के लिए। और पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए गए, इसकी मिसाल आप यूं समझिए कि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में 5 साल के दौरान
10,000 अरब कर्जा लिया गया, जिससे तकरीबन 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनी और एक बहुत तारीख साज तरक्याती मंसूबे मुल्क के अंदर नजर आते हैं सबको बने। गुज़श्ता 3.25 साल में इस हुकूमत जो अभी गई है, इसने 20,000 अरब के कर्जे लिए, गोया हमारे 5 सालों के मुकाबले में दुगने कर्जे लिए, और उसके एवज कहीं एक ईंट नहीं लगी। और ये सब पाकिस्तान पे जो कर्जों का बोझ चढ़ा है, उसने भी माशी जो बोझ है वो इतना बढ़ा दिया है कि उसकी अब मईशत में उतनी सख्त नहीं रही। तो ये चैलेंजेस हैं कि अब मईशत को दोबारा बहाल करना है, पैरों पे खड़ा करना है, और अवाम के लिए भी कुछ आसानी पैदा करनी है, और वो तभी होगी जब मईशत अपने पैरों पे खड़ी होगी। ऐसे एक बात साहब, आइंदा इंतखाबात के लिए एक इंतखाबी इस्लाहात के एजेंडे पर इत्तफाक करना है और उसको मंजूर कराना है, ताकि जब भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार होगा तो हम आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन करा सकें। अच्छा, ऐसा नहीं साहब, हम बात कर रहे थे कराची में जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, MKM हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई और ANP हो गई, ये कल चारों इकट्ठे थे एक प्लेटफार्म पे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दौरा किया। तो क्या समझते हैं जो कराची के हवाले से वादे वही जो माजी में होता रहे और जो अब जो दौरा है वो कितना ममदो मुआवन साबित होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कराची के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सिंध के जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। और कराची और सिंध के अंदर जो मसाइल थे, उनकी बड़ी वजह वहाँ पे एक रवायती जो सियासी तकसीम रही है देही और अर्बन इलाकों की। अब इस नई हुकूमत की जो कोलिशन है, उससे हमें इसे ब्रिज करने में मदद मिलेगी। और सिंध हुकूमत ने भी एक अंडरस्टैंडिंग की है MQM के साथ, जिसके तहत जो कराची शहर और जो शहरी इलाके हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। इसके अलावा वफाकी हुकूमत भी वहाँ पर अपना किरदार अदा करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हमें अवाम के मसाइल को हल करने में बड़ी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ास तौर पे जो पानी का मसला है कराची का और ट्रांसपोर्ट का मसला है, उसके लिए वफाकी हुकूमत के पूरे ताउन की यकीन दहानी कराई है। ऐसे इकबाल साहब, ये कोलिशन गवर्नमेंट है और ज़रा बताएं कि सियासी महाज पे इसको कैसे आप लेके चल रहे हैं, और जो ज़ाहिर आपकी गवर्नमेंट बननी, कैबिनेट बननी है, सबको अपना हिस्सा मिलना और डिलीवर करना है। जितना शहबाज शरीफ को मैं जानता हूँ वो बजाय नंबर पे या तकसीम के वो देखते परफॉर्मेंस पे जोर देते हैं कि जो परफॉर्मेंस देगा वही हुकूमत में आएगा। तो सियासी महाज पे आप कैसे डील कर रहे हैं सारी सिचुएशन को? देखिए, मेरा ख्याल है कि तमाम जमातें इस बात को महसूस कर रही हैं कि ये एक नॉर्मल हालात नहीं है। हम इस वक्त किसी सियासी मोड से ज़्यादा कौमी मोड में हैं। हमें एक कौमी चैलेंज समझ के मुल्क के मसाइल को सब ने ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा करना है, और इसमें सब ने अपना हिस्सा भी डालना है और बेहतरीन कारकर्दगी का भी मुजाहरा करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जमातें जो कोलिशन के अंदर शरीक हैं वो इसी जज्बे के साथ इंशाल्लाह काम करेंगी। अच्छा, ऐसे एक मैं जो अहम बात करूँगा, जो इंटॉलरेंस आ गई है हमारी सोसाइटी में, एक माजी में 30-35 साल से हम भी देख रहे हैं कि आप थे पीपल्स पार्टी, 2 ही जमातें होती तो उसमें कम से कम इतना इंटॉलरेंस नहीं होता था। अब जो इतना इंटॉलरेंस आ गया, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, ये एक बड़ा सैड या कह लीजिए कि दुख भरा भाव है हमारी सियासत का कि इमरान न्याजी साहब जो कि एक स्पोर्ट्समैन थे, उनसे तो ये की जाती थी कि वो स्पोर्ट्समैनशिप के रवैये को प्रमोट करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत नफरत और नफरत के ऊपर खड़ी की है और एक ऐसा तासुर बनाया है कि उनके अलावा कोई मुहिब्बे वतन नहीं, उनके अलावा कोई ईमानदार नहीं, उनके अलावा कोई पाकिस्तानी नहीं। और ये जो एक ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने सियासत की तकसीम करके अपने हमायतियों में जो नफरत भरी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें अपने मुआशरे को मुंतशिर होने से और इंतशार से बचाना है, कौमी यकजहती को फरोग देना है। क्योंकि ये जो चैलेंजेस है हमारे सामने, अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो फिर दुश्मन को हमें कमजोर करने की जरूरत नहीं है, दुश्मन तो घर बैठे जीत जाएगा। तो ये रवैया जो है इसे हमें खत्म करके मुल्क के अंदर अफहाम व तफहीम, और अगर इख्तलाफ करना है तो जरूरी नहीं कि वो इख्तलाफ नफरत में तब्दील हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सलमान साहब, आप बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि देखें, सिंध के अंदर 2 माहदे हुए थे। एक माहदा हुआ फेडरल गवर्नमेंट का, यानी अब पीपल्स पार्टी के साथ MQM का, और एक माहदा हुआ मुस्लिम लीग नून के साथ।
और दोनों तहरीरी मायदे हुए, दोनों पे एग्रीमेंट हुआ। तो अब इस वक्त जो है MQM एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके साथ वफाकी हुकूमत के साथ जो मामला तय हुए थे उसके ऊपर पेशरफ्त हो, और साथ साथ वो ये चाहेगी कि जो सिंध हुकूमत के साथ मामला तय हुए थे उस पर पेशरफ्त हो। तो वो दोनों जगह पे अपनी पॉलिटिकल बारगेनिंग जो है वो ये करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब इसी कॉन्टेक्स्ट में थे कि किसी तरीके से, क्योंकि MQM को भी साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ बाकी अलाइंसेस को। तो अभी आप देखें कि पिछले 2 दिन के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब ने कोशिशें की हैं वो यही है कि तमाम कोलिशन पार्टनर जितने भी हैं इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर, उनको साथ लेकर एक हारमोनी भी डेवलप की जाए, और ख़ास तौर पे जो वजारतों की तकसीम है उसके ऊपर एक ऐसा इत्तफाक राय लाया जाए जो किसी, जिसे कहते हैं ना कि तनाव का बाइस ना बने, सब लोग उसके ऊपर इत्तफाक हो जाए। और कराची की पॉलिटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान इश्तराक का है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि ये दोनों जमातों के दरमियान जो टेंशन थी उसकी एक बड़ी हैवी प्राइस जो है ना वो कराची वालों को पे करनी पड़ी है, जिसपे MQM की सीरियस रिजर्वेशन थी। तो अब मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बल्कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो तमाम मुतालबात जो उनके साथ तय हुए हैं उसकी पासदारी करेगी। ख़ासतौर पे सिंध जो अपना कराची की जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्टेक्स्ट है उस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की बातें हैं। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो कोलिशन है ये कैसे काम करता है, और जो कमिटमेंट्स हुई थी तीनों जमातों के दरमियान MQM, मुस्लिम लीग नून एंड पीपल्स पार्टी, उस पर किस हद तक अमल दरामद मुमकिन है। खालिद साहब, 4 स्टेक होल्डर जो हैं इकट्ठे हो गए कराची में, कराची के मसाइल और सिंध के मसाइल के हल करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि चारों स्टेक होल्डर जो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, कराची में जो है डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों के अलावा एक लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मसला था, तो इन हवाले से क्या आप देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट आ गई, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स अब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए? देखिए, एक तो यह है कि कराची न सिर्फ आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि पाकिस्तान का जो इकनॉमिक हब भी है, और सबसे ज़्यादा जो हमें इस वक्त भी टैक्स की कलेक्शन हो रही है, जो वसाइल जो हैं वो हासिल किए जा रहे हैं वो कराची से हासिल किए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से कराची पर उस तरह तवज्जो माजी में नहीं दी जा सकी। और एक जो बड़ी पेशरफ्त है वो यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह कराची के मसाइल के हल के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है कि उन्होंने हुकूमत के मामलात को संभालने के अगले रोज़ ही फ़ैसला किया कि वो फौरी तौर पर कराची जाएंगे। और कराची में देखिए कि ये भी एक पेशरफ्त है कि जब हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म कराची जाते थे तो वो तो हमारे जो इस वक्त वज़ीर आला हैं सैयद मुराद अली शाह, उनको जो है वो उनसे मीटिंग तक नहीं करते थे। और फिर ये हुआ कि आस्ता आस्ता फिर सैयद मुराद अली शाह ने और उनकी टीम ने फिर साबिक़ वज़ीर आज़म का भी इस्तकबाल करना जो है एयरपोर्ट जाकर छोड़ दिया। लेकिन कल ये हुआ एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक तब्दीली है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपनी पूरी काबीना के साथ, पूरी टीम के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस्तकबाल के लिए गए। और इससे भी आगे मैं समझता हूँ कि कराची के जो मसाइल हैं वो जब तक तमाम स्टेक होल्डर जो हैं, कराची के बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो इकट्ठे मिलकर नहीं चलेंगे, वो हाल कराची नहीं हो सकता। सिंध काबीना की बात की है तो सिंध काबीना के वज़ीर हैं तैमूर तालपुर, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि कल वो तमाम इस दौरे में साथ थे और उनका इस्तकबाल भी किया उन्होंने, क्योंकि उनसे पूछे कि वफाक और सिंध को जो रिलेशन थे माजी में सर्द मेरी के शिकार थे, अब वो क्या देखते हैं, आपको कुछ बेहतरी आएगी इसमें? मैं समझता हूँ हमें हुकूमत में, इक़्तिदार में तकरीबन कोई 4.25 साल इस गवर्नमेंट को हो गए हैं, और 4.25 साल में पहली बार मुझे एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिंधी, एज अ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली या एज अ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल कैबिनेट महसूस हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर का भी ओहदा होता है और कोई जिम्मेदारियां होती हैं। जो कमिटमेंट्स शहबाज शरीफ साहब ने की वो बहुत ही खुश आमेज थी। वो ऐसी बातें थी जो हम तरसते थे कि कभी इमरान नियाजी के मुंह से कोई इस किस्म का अच्छा जुमला, कोई सिंध के लिए कोई तरक्याती स्कीम, कोई सिंध के इश्यूज पे कोई फेवरेबल बात कभी हमें सुनने में नहीं आई। और अच्छा, आपने ये बताइएगा कि तालपुर साहब के ये पहली बार है कि पहले आपका अलायंस होता था सिर्फ MQM के साथ, अब आपके साथ पीपल्स पार्टी भी आ गई है और नून भी आ गई और आप अब मुत्तहदा भी आ गई, नून भी आ गई, और यार ANP एक बड़ी स्टेक होल्डर है कराची की, तो क्या समझते हैं इसके ये नई जो कोलिशन बन रही है इसके क्या रिजल्ट देख रहे हैं आप? अच्छा, जब पहले भी हम नून लीग के साथ भी हुकूमत में रह चुके हैं, वो वफाक में थे, हम सिंध में थे, तो एक अच्छा रिलेशनशिप था, काफी कुछ ना कुछ काम भी हुए,
सिंध सूबे को अपना शेयर भी मिलता रहा, कभी कम कभी ज्यादा मिलता रहा। ये हालात कभी ना थे जो आज इमरान नियाजी के टाइम पर थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ट्राइको है नून लीग का, MQM का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये सिंध सूबे के फेवर में होगा। अच्छा, ये बताइएगा तालपुर साहब के माजी में देखा है कि सिंध जो हुकूमत ईस्ट नहीं थी फेडरल गवर्नमेंट से, फंड के फराहमी के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से, तो अब इस हवाले से क्या बात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, और क्या आप समझते हैं कुछ सूरत हाल बेहतर होगी? बिल्कुल जी, जो हमसे मिस कमिटमेंट्स की थी इमरान नियाजी ने, शेयर जो है हमारे सूबे का जो खा गया था, उसकी हमसे यकीन दहानी कराई है शहबाज शरीफ ने कि वो उन सारे मसलों को हल करेगा। जो हमारी स्कीम्स में पैसे आने से जो रुक गए थे, जो हमारी स्कीम्स जिनके पैसे भी हमसे लिए वो स्कीम्स नहीं कर रहे थे, तो वो सारे वादे हमसे किए हैं। हमारे मेन जो इशू है गैस का, उसके लिए बहुत बड़ी बात की है शहबाज शरीफ ने कि अब गैस जो है जिस सूबे की है उसी को मिलेगी। अगर कोई एक्सेस गैस उसके बाद रहती है तो वो दूसरे सूबे में जाएगी। बहुत बड़ी बात है। हमारा पानी का जो मसला था 91 के अकॉर्ड के मुनराफ चले गई थी पिछली इमरान नियाजी की हुकूमत। उनने वादा किया है कि वो 3 टायर फॉर्मूला को खत्म करके फिर से 91 के अकॉर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर हमारे लोअर रेसिपिएंट्स का किया जाएगा जी। चौहान साहब, आपने तालपुर साहब को सुना, फिर आपने सुना कादिर साहब को सुना, तो इस दोनों के इन्होंने तो बड़ी बात की है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने जो इशू पहले दबे हुए थे, जो गैस का इशू था, पानी का अकार्ड का इशू था, उस पर उन्होंने कहा वो करेंगे। फिर कादिर साहब ने बड़े अच्छे अपना जज्बात का इजहार किया। तो क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट है ये अपने टेन्योर में ये कर सकेगी या कोई पेशरफ्त होगी? देखिए, जमहूरियत की जो सबसे बड़ी खूबी होती है ना, कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको अफ़ाम तफ़हीम के साथ, मुशावरत के साथ, मुकालमे के साथ, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर रिजॉल्व किया जाता है। और ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जब आपके यहाँ कोलिशंस टाइप गवर्नमेंट्स हों, वन साइडेड गवर्नमेंट ना हो, तो क्योंकि पाकिस्तान में अब एक कोलिशन गवर्नमेंट के मॉडल्स हैं, तो इसमें ख़ास तौर पे इस तरह की रिकन्सिलेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये तीनों जमातें ख़ास तौर पे जिनका जिक्र आपने किया है, MQM का, नून, मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का, ये रिकन्सिलेशंस की बेसिस पे चलें और जो जिसका जितना हिस्सा है उसको रिकग्नाइज़ किया जाए, उसको ओन किया जाए, या जिसका जितना मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए, तो फिर आप देखिए ये जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं या डिस्प्यूट इश्यूज़ हैं या जो जिसे कारपेट के नीचे रखा गया था उसको रिजॉल्व करने में बड़ी मदद मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए अब इस वक्त टास्क ही यही है कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो सब फरीकैन को साथ लेके चले और जो भी इस वक्त डिस्प्यूट्स इशू हैं उसके ऊपर कोई ऐसा जामे पैकेज बनाए जिससे बात आगे बढ़े। क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है इस वक्त किसी किस्म की महाजराई की पॉलिटिक्स का मुतमईन नहीं हो सकता, और महाजराई जो है वो किसी के मफाद में भी नहीं है। जब आप कह रहे हैं ना, इमरान शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें मईशत पे तवज्जो देनी है, चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात हो रही है, तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं इंश्योर की जाएगी या पॉलिटिकल फ्रीज में मुतमईन नहीं होंगे उस वक्त तक ये मामला। खालिद साहब, आपका पसंदीदा मौजू अब आ गया पंजाब की वज़ारत आला, और पिछले चंद दिनों हफ्तों से पंजाब में कोई वज़ीर आला नहीं है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अब जो हाईकोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि 16 को हर हाल में इलेक्शन होना है, तो आप क्या देखते हैं कि किसके सर पे ये ताज बैठेगा और क्या ये स्मूथली हो जाएगा? देखिए शफीक साहब, असल में पंजाब के अंदर जो पिछले कुछ रोज़ से वज़ीर आला पंजाब के चुनाव के मामले पर, इंतखाब के मामले पर जो अबहाम चल रहा था वो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले के ज़रिए ख़त्म कर दिया। इबहाम जो है वो 16 अप्रैल का पर इंतखाब कराने का इतना बड़ा इशू नहीं था। वो तो ज़ाहिर है परसों एक दिन रह गया है, परसों इंतखाब होना ही था। असल जो मामला था, असल जो तनाज़ा था वो ये था कि वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर उस मौका पर जब चुनाव का अमल हो रहा होगा तो इजलास की सदारत कौन करेगा, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं अब वो तो ज़ाहिर है ख़ुद इलेक्शन CM का कंटेस्ट कर रहे हैं, वो तो इजलास की सदारत नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर जो है उनका ये काम होता है कि उनकी ज़ेर सदारत इजलास में जो है वो CM का चुनाव अमल में लाया जाता है। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज जो है अपने एक हुक्मनामे के ज़रिए जो डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात थे वो अख्तियारात जो हैं वो वापस ले लिए थे, जिनको
हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है, बल्कि जो फैसला आया है उसमें अब स्पीकर जो हैं उनको बाख्तियार, डिप्टी स्पीकर को बाख्तियार बना दिया गया है, उनके इख्तियारात बहाल कर दिए गए हैं और उनको हाई कोर्ट की तरफ से अहकामात दिए गए हैं कि अब 16 अप्रैल को पंजाब असेंबली में जो चुनाव होगा उसका जो है फैसला जो है वो डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत होगा। तार खलील से हम बात करते हैं। तार खलील साहब, ये बताइएगा कि अब हाईकोर्ट ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि 16 को इलेक्शन होगा और डिप्टी स्पीकर उसको प्रिजाइड करेंगे, तो क्या समझते हैं ये सारा स्मूथली हो जाएगा? हाईकोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अमीर हसन भट्टी साहब ने तो जो उन्होंने फैसला किया उसी के हवाले से उन्होंने कहा कि ना किसी मेंबर को बड़ी सीट होगा, सबको वोट डालने की इजाजत होगी। और जहां तक डिप्टी स्पीकर के बारे में उन्होंने बड़ा खूबसूरत कार्य लिखा जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कि इन्होंने जो आर्टिकल 130 और दूसरे आर्टिकल से मिला के और जो इन्होंने इंतजामी इख्तियारात वापस लिए थे डिप्टी स्पीकर से, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है और रूल्स भी ये कहते हैं कि जब स्पीकर का ऑफिस खाली होगा तो फिर डिप्टी स्पीकर जो है वो सारा काम करेगा। अच्छा, आप सिंधु साहब, डेमोक्रेसी में सारे नंबर गेम होती है कि नंबर गेम होती है कि किसके कितने नंबर है, वही अपना मुकद्दर का सिकंदर होता है, तो इसके हवाले से आपकी इत्तेहादियों और आपकी तैयारी क्या है? अल्लाह का शुक्र है, हमें 186 वोट चाहिए, लेकिन हमारे पास राइट ना हो तो मैं 199 है और बढ़ जाएंगे कल तक इंशाल्लाह। आप देख लेंगे 10-12 और आएंगे अल्लाह पाक की वजह से। अच्छा, ये एक बात बताएं कि ये पीछे बातें चल रही थी कि कुछ मेंबरान की जो मेंबरशिप मुअत्तल कर दी या करने जा रहे हैं स्पीकर साहब, तो उस हवाले से क्या अगर वो मुअत्तल हो गए या उनके हवाले से कोर्ट ने कोई डिक्लेरेशन दिया है या आपने कोई मसला उठाया? ये उन्होंने अभी नहीं, तो उसको नहीं कर सकते जी, वो नोटिफिकेशन कोई है। और अगर ये भी हो तो जो स्पीकर होता है, जो इजलास कर रहा है, वो उनको उसी वक्त बहाल कर सकता है। अच्छा, परवेज इलाही साहब दावा कर रहे हैं कि उनके भी नंबर पूरे हैं। ये जी मैं तो उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, ये तो दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप 16 को देख लेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर बने तो एकदम आपके सामने, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा काम है, क्वीन ऑफ हाउस करनी है। तो कुछ मेंबर उस गैलरी में चले जाएंगे जो हमजा साहब के साथ हो गए लेफ्ट साइड पे, कुछ राइट साइड पे, तो जब हाजिरी लगेगी क्वीन ऑफ हाउस हो जाएगा। तो सलमान साहब, आपने सिद्धू साहब को सुना और वो तो बड़े पूरी उम्मीद है, फिर हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया है, ये तो बड़ी अच्छी बात ये है। क्या हमें पंजाब को कोई नया वज़ीर मिल जाएगा, स्मूथली सब सारा हो जाएगा? देखिए, कोशिश तो यही है, अदालती हुक्म तो ये है कि स्मूथली की जाए, लेकिन अदालत ने एक बड़ी अच्छी बात भी की है शफी साहब, वो ये की है कि सियासी जमातें आपस में मिलकर मामलात को रिजॉल्व करें। हर चीज़ को उठा के कोर्ट में लाना जो है ना, हाँ जी, हर चीज़ को कोर्ट में लाना भी वो कहते हैं मसले का हल नहीं है, और उनका दोनों फ्रीकैन आपस में बैठें और रिजॉल्व करें जो भी इशूज़ हैं। और एक जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि आप बातचीत के जरिए मामलात को रिजॉल्व करें। अब इसमें देखिए बात सिंपल सी है कि जो है तो नंबर गेम सारी की सारी, और फैसला भी नंबर गेम पे ही होना है। अब इसमें जो लड़ाई हो रही है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हो रही है ना, कि जी कौन किस, जो भी आपने सवाल उठाया कि क्या कुछ अरकान की रुकनीत जो है वो सस्पेंड की जाएगी, अच्छा जी डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात क्या होंगे क्या नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये मामलात भी आज कम अज़ कम आज का दिन है उनके पास, और कल का दिन भी है, कल शायद ये इलेक्शन, तो ये परसों 16 को, तो ये आज कल के अंदर बैठ के दोनों पार्टियाँ जो है अफाम तफहीम के साथ ये मामला रिजॉल्व कर लें कि जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो लोग वोट देना चाहते हैं जहाँ ये उनके पास राइट होना चाहिए, और जो नतीजा आए फिर वो दोनों फ्रीकैन को तस्लीम कर लेना चाहिए। यही मैं समझता हूँ कि हमारे वक्त का तकाजा भी है और पंजाब का मसला भी। खालिद साहब, फिर आपका एक सियासी सवाल आ गया, आपकी मुस्कुराहट में देख रहा हूँ चेहरे पे, कि असम्बलियों में ये जो अपना PTI ने कहा था कि असम्बली से उनका कौमी असम्बली से अरकान इस्तीफे दे रहे हैं, उसमें वो खबरें आ रही हैं कि इख्तलाफात हैं, कुछ लोग इस पर राज़ी नहीं हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा, एक तरफ तो PTI के अंदर इस्तीफ़ों के मामले पर जो है वो इख्तलाफ है, और वाज़े मैं बताऊँ शफीक साहब इख्तलाफ है, और दूसरा उसके बाद जो अब कुछ चंद एक जो इत्तेहादी GDA या काफ लीग जो हैं वो बच गए हैं, अभी जो हैं वो PTI के साथ हैं, अब वो भी इस्तीफ़ों के किसी सूरत भी जो है वो हक़ में नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि पंजाब असम्बली में जितने भी PTI के अरकान हैं उनमें भी अक्सरियत जो है वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं है, और वफाक के अंदर कौमी असम्बली में भी जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनसे जो हैं वो फ़र्दन जो हैं वो इस्तीफ़े नहीं लिए गए, एक ही पेपर पर एक ही कागज़ पर सब के जो हैं वो साइन करवाए गए हैं। लेकिन इस तरह जो है मामला जो है वो स्पीकर को ये आप जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं कौमी असम्बली के उनके तहत, आइन के तहत स्पीकर जो है
अब वो पाबंद है कि जिस रुकन ने भी इस्तीफा दिया हो उसको वो बुलाकर उनसे तस्दीक करेंगे और उस तस्दीक नामे पर उस मौका पर जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली होंगे उनके भी दस्तखत जो हैं वो करने लाजमी होंगे। डिप्टी स्पीकर जो हैं इस वक्त कौमी असम्बली, उनकी तरफ से कोशिश की गई कि इज्तिमाई इस्तीफ़े जो हैं अब वो किसी तरह मंजूर कर लिए जाएँ, लेकिन कल साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक और शहरी रहमान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले पर की गई और कौमी असम्बली का जो स्टाफ है उनको भी इस हवाले से वार्निंग दी गई और डिप्टी स्पीकर को भी वार्निंग दी गई कि अगर कोई ऐसा इकदाम करने की कोशिश की गई तो वो गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा और असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो हैं उसके बरक्स होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस्तीफ़ों का जब मामला है वो फैसला तो ऐलान तो कर दिया PTI की क़यादत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, लेकिन वो मामला जो है वो लटक गया है क्योंकि उसमें कोई कंसेंसस नहीं हुआ। सलमान साहब, ये जो सियासत का जो मैदान या अखाड़ा वो अवाम होते हैं, फिर पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम होता है इसका। अब आपको अवाम ने मैंडेट दे के भेजा है, मैंने अपने वोट दे के भेजे, तो क्या हमारे हकूक़ की हिफाजत पार्लियामेंट में रह के बेहतर होती है या रिज़ाइन दे के बाहर आके बेहतर होती है? देखिए, असूली तौर पे तो पॉलिटिक्स में जब आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं वो किसी के मफाद में नहीं होता। जब आप पार्लियामेंट में, और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी जंग लड़ना भी चाहती है तो उसको दोनों फ्रंट यूज़ करने चाहिए। उसको पार्लियामेंट का फोरम भी यूज़ करना चाहिए, उसको बाहर का मैदान भी यूज़ करना चाहिए। पार्लियामेंट को छोड़ना कोई इतना दानिशमंदाना फैसला नहीं है। अब सवाल ये है कि जहाँ तक इस्तीफ़ों की कबूलियत का ताल्लुक है, मेरा ख्याल आपको याद होगा जब पिछली दफ़ा 2013-14 में जब धरना हुआ था तो उसमें भी इनके 35-40 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था। तो वो एक बड़ी लिंगर ऑन पॉलिसी जो है वो चली थी स्पीकर के थ्रू इंफरादी सतह पे आके मैंने, क्योंकि उस वक्त पॉलिसी ये थी कि इसको लिंगर ऑन किया जाए। और अभी भी इस वक्त जो तमाम जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो ये नहीं चाहेंगी कोई इतना बड़ा बुरहान पैदा हो और ये इस्तीफ़े जो हैं उस तरह से सामने आ सकें। तो उनकी कोशिश होगी कि इस चीज़ों को लिंगर ऑन भी किया जाए और साथ साथ उनको समझाया भी जाए कुछ पॉलिटिकली कि भी आप पार्लियामेंट का फोरम जो है उसको मत छोड़ें, पार्लियामेंट के अंदर रहें। तो अब ये देखना होगा, देखिए अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये कि पंजाब का जो फैसला है, पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर का चुनाव है वो डिटरमिन करेगा कि वहाँ उसके नताइज क्या आते हैं, एक। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं फौरी इंतखाबात का, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों जगह पे बैठ के, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर बैठ के भी इसको जंग के तौर पे एक सियासी तौर पे लिया जा सकता है। ये स्ट्रेटजी जो है बहुत अच्छी आपने बात की सलमान साहब, बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद जो मौजूआत हैं उन पर बात करते हैं। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़िरत है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अच्छा खालिद साहब, आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं आसिफ जरदारी साहब, वो सारे जो खेल उससे रचा हुआ है उसके क्या कहते हैं मुल्ला वो थे उस कश्ती के। अभी उन्होंने कहा कि जो एक बात चल रही थी 2 हफ्तों से कि भाई कुछ साजिश हुई है हुकूमत को हटाने से, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा 3 साल से मनसूबा था। तो आप तो उनके काफ़ी करीब हैं, काफ़ी कवर करते हैं, तो क्या आपकी राय है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी
ये सारा वाजे किया कि ये मामला जो था इत्तेहादियों को तोड़ने का, उनसे बातचीत का, जो पिछले 3 साल से जो है वो चल रहा था। और मैं आपको बताऊं कि इसमें उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। किस तरह बलूचिस्तान के अंदर सबसे पहले उन्होंने लोग जो हैं वो अपने साथ मिलाए। और मैं आपको बताऊं कि एक उनके ऊपर जो है लोगों का, सियासी ख़ानदानों का जो शख्सियात हैं उनका एक इत्मीनान भी है। और इत्मीनान की सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो समझते हैं कि माजी में भी आसिफ अली जरदारी जब सदर पाकिस्तान थे तो उस वक्त भी उनके पास जो है वो 124 अरकान थे कौमी असम्बली के। तो उन्होंने इसी तरह एक मखलूत हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाई और फिर उस मखलूत हुकूमत को आखिरी टाइम तक उसने डिलीवर किया, जिससे जो वादा किया था वो पूरा किया। इसलिए जो सियासी लोग हैं, सियासी ख़ानदान हैं, वो उनके वादों पर यकीन रखते हैं। और दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी बड़ा सवाल जो है वो PTI के लोगों की तरफ से भी और हमारे बाद जो दानिश्वर हजरात हैं उनकी तरफ से भी सलमान साहब उठाया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म इस इत्तेहाद को, हुकूमती इत्तेहाद को कैसे कायम रख सकेंगे। वहाँ बड़े मसाइल, मैं आपको बताऊं कि इस इत्तेहाद के अंदर इसमें सारी जिम्मेदारी जो है अब वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नहीं है। इस इत्तेहाद को इकट्ठा रखने का जो मामला है वो जरदारी साहब ने अपने पास रखा है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर वो बोझ नहीं डाला गया। उनसे कहा गया है कि आप काम करें, डिलीवर करें। और जिस तरह कराची के अंदर कल उन्होंने पहले दिन ही जाकर देखिए कि कल एक दिन में जो है वो कितने अहम जो अमूर थे वो सरअंजाम थे। सलमान साहब, जैसे खालिद साहब ने भी कहा कि इसमें ये भी इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं गारंटर हूँ इत्तेहादियों के तमाम जो मसाइल हैं उनको पूरा करने में, मैं गारंटी देता हूँ कि सब मुतालबे उनके पूरे होंगे। फिर खालिद साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को पॉलिटिकली उन्होंने रिलीफ दिया है कि पॉलिटिकल साइड वो आप वो एडमिनिस्ट्रेटिव देखें, हुकूमत देखें और जरदारी साहब और दूसरे जो हैं वो पॉलिटिकल साइड देखेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या जरदारी साहब अपना रोल अपना कर पाएंगे? देखिए, एक चीज़ होती है जब आप हुकूमत बनाने से पहले जो है ना कुछ वादे वहीद करते हैं और बहुत सी कमिटमेंट्स करते हैं, वो तो मैं जरदारी साहब से इत्तफाक करता हूँ। अब जो चैलेंज है ना, जो बात इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जगह पे TV टॉक शोज़ में डिस्कशन हो रही है कि इस कोलिशन को कैसे चलाया जाएगा, यही चैलेंज है। और ये चैलेंज जो है देखिए आसिफ अली जरदारी साहब का भी है, शहबाज शरीफ साहब का भी है, MKM का भी है, अख्तर मैंगल साहब का भी है, असफंदियार वली की पार्टी का भी है, यानी जितनी पार्टियाँ इसके अंदर शामिल हैं ये सब का चैलेंज है। किसी अगर आप एक को जिम्मेदारी देंगे ना तो फिर ये मसला नहीं चल सकेगा, क्योंकि सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है ना, सब अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो ये कोलिशन चल सकेगा। अगर सब जो है वो छोटे छोटे इंटरेस्ट के ऊपर अपनी लड़ाइयाँ लेके सामने आ जाएंगे तो फिर नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल कोलिशन है, ये आसान कोलिशन नहीं है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी जमातों को साथ लेके चलना ये एक बड़ा टास्क होगा। शहबाज शरीफ साहब का भी इम्तिहान होगा। और अच्छी बात है अगर आसिफ अली जरदारी साहब उनके साथ खड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि हम मिलके इन चीज़ों को लेके चलेंगे, तो मैं तो उसको पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। लेट्स सी के नतीजे का क्या आता है। आज रवा जंग का इदारिया कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का क्या आपकी बीट का काम सही है, तो इस नए इंसेंटिव को कैसे देखते हैं आप? देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हमारी मैशत को जो है वो सबसे बड़े चैलेंजेस का जो है वो सामना है। और मैं समझता हूँ कि जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं तो उससे पहले रोज़ ही जो एक तब्दीली, वाज़ेह तब्दीली जो है वो नज़र आई है कि हमारी जो मैशत है, इकानमी है, उसको एक कॉन्फिडेंस मिला है, हमारे इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस मिला है, हमारी ट्रेडर जो ताजर बरादरी है उसको मिला है, सनतकार बरादरी को मिला है। और इससे जिस तरह स्टॉक मार्केट जो है उसमें एक बूम आया अचानक, और हमारा जो रुपये की कदर है उसमें जो है वो 8 रुपये तक की जो है वो कदर में, रुपये की कदर में जो है वो इजाफा हुआ है और डॉलर की जो कदर है उसमें कमी हुई है। तो मैं समझता हूँ इससे ये बड़ी हौसला अफजा पेशरफ्त है और आगे चलकर इसके जो असरात हैं अब वो यकीनन मैशत की बहाली और मैशत में जो बेहतरी आएगी उसके असरात जो है आम आदमी तक भी पहुँचेंगे। सलमान साहब अच्छा है, उन्होंने दूसरा नहीं फेंका, पहले ही गुजारा किया। अच्छा डान में तो कोई शेष है कॉलम है चार्टर ऑफ डेवलपमेंट, इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने 3 बातें की हैं। एक तो इन्होंने कहा कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी उस वक्त पाकिस्तान की सियासी ज़रूरत थी कि ऐसा मिसाक कि जमहूरियत का माहिदा है जिससे जमहूरी अमल को आगे बढ़ाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ
आपको अपना एक पूरा डेवलपमेंट नैरेटिव जो है ना वो रियल बिल्ड करना पड़ेगा और एक ऐसा चार्टर ऑफ डेवलपमेंट लाना पड़ेगा कि जिसमें जो आपने शुरू में कहा ना जितने डिस्प्यूट्स इश्यूज हैं, चाहे वो मरकज़ के अंदर हैं चाहे वो सूबों के अंदर है, इनके दरमियान एक हारमोनी बनाई जाए, एक रोड मैप बनाया जाए और एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज़ भी हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ भी हैं, इकॉनमी के इश्यूज़ भी हैं, NFCs अवार्ड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो छोटे सूबों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके इश्यूज़ हैं। तो उनका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पूरी अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की उन्होंने बात की है, तो एक पूरी डेवलपमेंट अप्रोच के साथ अगर चला जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से नताइज जो है वो हासिल हो सकते हैं। प्रोग्राम का बहुत ख़त्म हुआ चाहता है। टॉप 10 है खादमे पाकिस्तान। हम सब की दुआ के खादमे पाकिस्तान जो है पाकिस्तान को वो मंजिल दे जिसके लिए वो मशहूर है, जो शहबाज स्पीड के हवाले से जाने जाते हैं। और हमारी दुआ है कि वो चारों सूबों को साथ लेकर चलें और जितनी हमारी इकाइयाँ हैं, जितनी हमारे मुख्तलिफ सूबे के लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करें। आज के लिए इजाज़त। प्रोग्राम का बहुत ख़त्म हुआ चाहता है। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।